सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की आतंकवाद पर कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जीपी श्रीवास्तव और रक्षा विश्लेषक एमपी नथानियल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्षरंजन। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले शिविरों को नष्ट करते समय भारतीय सशस्त्र बलों ने बड़ी ही सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया है। और ये भारत के लिए एक तरीके से कहें तो गर्व का भी पल है और ये पूरी दुनिया को भारत ने ये संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ चाहे जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे और पूरे आतंकवाद को खत्म करेंगे। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए, भारत की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमपी नाथनियल साहब हैं, आईजी पुलिस, रिटायर्ड सीआरपीएफ के थे। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, कई देशों में रहे और खास तौर पर पाकिस्तान के बारे में इनको बेहद गहरी जानकारी है, बहुत क्लोजली वॉच किया है और पुस्तकें भी लिखी हैं पाकिस्तान को लेकर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत अनेक अनेक स्वागत है। और सबसे पहले हम एमपी नाथनियल साहब आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। भारत ने जिस प्रेसिजन के साथ, जिस सतर्कता के साथ 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के हमले किए, लेकिन अपनी जो देश की सोच है, देश की जो परंपरा रही है, इस बात का भी ख्याल रखा कि कहीं भी कोई आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे, कहीं उनके सैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। कैसे किया गया ये ऑपरेशन? इतनी सटीकता कहें, सतर्कता कहें और साथ में संवेदनशीलता भी कहें। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो इंटेलिजेंस था वो बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस था। पिन पॉइंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया था कि कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इन ठिकानों के बारे में पूरा हमारे पास ये खबर थी। इसके वजह से उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया और जैसे ही हमला किया सारे 9 ठिकानों पे, तो वो पाकिस्तानी भी इससे चकित रह गए। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से 9 जगह ठिकानों पे इकट्ठे ही हमला कर दिया जाएगा और इतना नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इससे पहले ये था कि सोच रहे थे कि शायद वॉर होगा या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, लेकिन जिस तरीके से एक सरप्राइज एलिमेंट लेके जिस तरीके से इन्होंने एक्शन किया है हमारे सेनाओं ने, ये बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया हुआ है। और सबसे बढ़िया ये है कि कोलैटरल डैमेज इसमें कोई नहीं हुआ। इसमें कोलैटरल डैमेज अगर हो जाता तो शायद थोड़ा सा परेशानी होती हमारे लिए, लेकिन जो क्योंकि कोलैटरल डैमेज को हुआ नहीं, इससे जो है ग्लोबल इमेज हमारे देश का काफ़ी बढ़ गया है। और सबको पता है कि इन्होंने पहले हमारे 26 लोगों को मारा है, तो उसके बदले में बिल्कुल हमने सही एक्शन लिया है और बिल्कुल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के आधार पे वहीं पे अटैक किया जहां पर ज़रूरी था, जहां पर टेररिस्ट के ठिकाने थे, जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा था, वहाँ इक्विप किया जा रहा था और उसके बाद उनको हमारे यहाँ भेज देते थे। बिल्कुल, आपने ग्लोबल सपोर्ट की बात की, इस बारे में हम बात करेंगे श्रीवास्तव साहब से, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपने जवाबी कार्रवाई के अधिकार का प्रयोग किया है और ये कार्रवाई बहुत ही सोच विचार के बाद बेहद संतुलित तरीके से की गई है। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने क्या कहा। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है।
भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। श्रीवास्तव साहब, इसमें हम ग्लोबल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। लगभग सभी बड़े देशों ने और तमाम देशों ने भारत को इस मामले में एक तरीके से अपना समर्थन दिया है, आतंकवाद के खिलाफ सब एक हैं। क्या होता है ऐसी स्थिति में जब कोई देश कहीं आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने के लिए वहां घुसकर अगर कोई कार्रवाई करता है संतुलित तरीके से, तो ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी को, दूसरे नेशंस को साथ रखने के लिए कैसे काम किया जाता है? क्या कोई ब्रीफिंग होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या दूसरे देशों को? देखिए, अगर हम आपको एक उदाहरण दें, आज से करीब 12 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में अटैक किया था। ओसामा बिन लादेन को मारा था और इस अटैक में उन्होंने अपने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग किया। हालांकि पाकिस्तान उनका एक एलाई था जी, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को इसकी पहले कोई ख़बर नहीं की। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इस तरह की कार्यवाही में जहाँ तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है वो ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ रखने के लिए उनके जो दूतावास हैं दिल्ली में, उनको ब्रीफ करना होता है। उन जो हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उनके विदेश मंत्री या प्रधानमंत्रियों को ब्रीफ करना होता है। इसके अलावा जो कई बड़े संगठन हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे जो हमारा मिशन है उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे जो रिएक्शन होता है उसका वो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की कार्यवाही को ठीक तरह से, ठीक परिप्रेक्ष्य में रखा जाए कि ये हमारी आत्मरक्षा की कार्यवाही का एक अंग है और इसमें हमने सिविलियंस की जान या जान और माल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, और इसमें हमने काफ़ी रिस्ट्रेन को सामने रखा है। जी, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा कि टेररिज्म को लेकर भारत बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे सबको एक साथ ले चलने के लिए जो खास करके ऐसे देश के खिलाफ जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जैसे पाकिस्तान है, उसको दरकिनार करने के लिए जब पूरा ग्लोबली सोचते हैं लोग, तो कैसे सोचते हैं, क्या काम करते हैं? जैसे आपने बहुत एक बढ़िया उदाहरण दिया ओसामा बिन लादेन का, कि पाकिस्तान हालांकि उनका थोड़े समर्थन में भी था, पाकिस्तान को अमेरिका मदद भी दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां जाके किया। तो ऐसी स्थिति में बाकी देश क्या सलाह देते हैं और कैसे काम को आगे बढ़ाया जाता है? साहब, एक तो अक्सर बहुत मुल्कों का पहला रिएक्शन होता है कि दोनों देशों को सलाह दें कि आप आगे की कार्यवाही से बाज आएं, लेकिन उसमें ये देखना होता है कि वो जिसने ऑफेंसिव एक्शन लिया है और जो डिफेंसिव एक्शन ले रहा है, उन दोनों चीज़ों को अलग रखा जाए। हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो अपने आत्मरक्षा के अधिकार को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से उकसाया, ऐसे मौके दिए, को सपोर्ट दी है, और वो
आज से नहीं, वो 40 साल से वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शरण दी, इन्होंने मुल्ला उमर को शरण दी, इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ काम किया है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जब पुलवामा हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले एक पाकिस्तान की सरहद से ईरान पे एक अटैक हुआ जिसमें 27 ईरानी फौजी मारे गए। और ये करीब करीब उसकी कार्यप्रणाली वही थी जो पुलवामा में यूज़ हुई, कि एक सुसाइड बॉम्बर ने एक जीप जो उनकी बस में जो ये 27 सिपाही जा रहे थे उसमें मार दी। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ आतंकवाद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किया है, उन्होंने अपने जो 2 मुसलमान पड़ोसी हैं ईरान और अफ़गानिस्तान में भी यही हरकत की है। और यही कारण है कि अफ़गानिस्तान से ईरान के साथ उनके संबंध ख़राब हैं। ईरान ने आखिरकार एक 600 किलोमीटर की एक चहारदीवारी बना रखी है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे आज से 10 साल से। और 2019 में जो ये मैं अटैक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ईरान ने मिसाइल से अटैक किया था पाकिस्तान पे, और ये अभी 2 साल पहले भी हुआ है। और वही स्थिति करीब करीब अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के बड़े कटु संबंध रहे हैं ज़हीर शाह के ज़माने से। वो संबंध 90 के दशक में उन्हीं कारणों से उनका रब्बानी और मसूद से भी मतभेद रहा है। उसके बाद अशरफ घानी सरकार जो आखिरी सरकार थी उनसे भी ऐसा मतभेद था। तो आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी पूर्व में और पश्चिम सबसे उनके संबंध खराब हैं? वो इसीलिए क्योंकि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो टेररिज्म का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब सुनते हैं विक्रम मिस्री का क्या कहना है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। अभी हम सुन रहे थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री का क्या कहना था। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी ले लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स के हैं उनके साथ, खास करके जो पाकिस्तान और नेपाल के साथ हमारे राज्य सटे हुए हैं, उनके मुख्यमंत्रियों और वहाँ के गवर्नर और एलजीज के साथ वो बैठक कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और गृहमंत्री श्री अमित शाह ने उनको कहा है कि वो सभी तरीके की अपनी तैयारियां पूरी करके रखें। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल हैं, फायर ब्रिगेड हैं, अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहे बिजली पानी की, इसको वो सुनिश्चित करें। साथ ही द मिनिस्टर ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट्स टू कीप एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एनसीसी ऑन अलर्ट
टू डील विथ एनी सिचुएशन। यानी एमपी नाथनयाल साहब, आप देख रहे हैं कि इस अभी भी हम पूरी तरीके से, हर तरीके से न सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, पूरी हम सतर्कता बरत रहे हैं। ऐसे जब भी कोई ऑपरेशन होता है दूसरे देश की सीमा में घुसकर, जब हम आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके अड्डों को, ठिकानों को नष्ट करते हैं, उसके बाद किस तरीके की तैयारियां वो देश करता है, जैसे अभी हमारे यहाँ बैठकें चल रही हैं? इसमें यह है कि पहले से ही तैयारी इसलिए करनी पड़ती है कि अगर कोई हमला होता है तो हमारे जो पॉपुलेशन है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में खासकर, वो एकदम इग्नोरेंटली ना मारे जाएं। उनको पहले से ही मॉक ड्रिल कराया जाता है ताकि उनको पता चले कि अगर कोई आक्रमण होता है हमारे बॉर्डर इलाके पे तो किस तरीके कार्रवाई करनी है, ताकि वो अपने जान को बचाएं और अपने सामान वगैरह को भी ठीक तरह से बचा सकें। ऑलरेडी जैसे जम्मू और कश्मीर रीजन में है, कई जगह अंडरग्राउंड बंकर बना के और राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो बंकर में चले जाएं और कोई जान ना उसमें गंवाना पड़े। वैसे ही सामान वगैरह भी वो अपना संभाल के रख रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे 2-3 दिन की भी कार्रवाई हो तो वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, कोई प्रॉब्लम के बगैर ही वहाँ पे रहे। तो ये फ़ायदा है कि मॉक ड्रिल कराने से सबको पता रहता है कि हमने क्या करना है अगर कोई इस तरीके का आक्रमण दूसरे तरफ से होता है तो। श्रीवास्तव साहब, यही सवाल आपसे भी है कि आप एक एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर होने के नाते आपने जिन चीज़ों को देखा है, परखा है, अपने नज़रिए से आप बताएं कि अभी ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, ख़ासतौर पे जो नेपाल से लगे हुए हैं और बाकी सीमाओं से लगे हुए हैं, वहाँ पर तैयारियों का क्या ख़ास मकसद हो सकता है, वो कितने प्रभावित हो सकते हैं? साहब, ये तो हमारे एक ट्रेनिंग का अंग है। हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी कोई भी सिचुएशन सामने आए उसके लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा बड़ा ख़तरा है जी, क्योंकि पाकिस्तान को ये सबक मिल गया है कि हिंदुस्तान उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करने की क्षमता और विल दोनों रखता है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि हमारे उत्तर के जो प्रदेश हैं या पूरब के प्रदेश हैं उनको कोई किसी ऐसी सिचुएशन को सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी ये तो हर सरकार का कर्तव्य है कि वो जनता को हर तरह से तैयार रखे और अपने बचाव के प्रयास के लिए उनको ट्रेनिंग दे। और सबसे देखिए खास बात है कि जब आतंकवाद के खिलाफ दूसरे देश में घुसकर इस तरह की कोई किसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, कोई ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे वक्त में आप देखिए कि हमारे पूरे देश में चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, हर किसी का सुर एक ही है और ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आपने ठीक कहा और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि विपक्ष ने भी सरकार का पूरा साथ दिया है और अपने सरकार ने विपक्ष को भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में रखा है। तो इस समय तो पूरा राष्ट्र एक साथ है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नाथनयाल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमले किए गए आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करने के लिए बहावलपुर तक अंदर गए पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, किस तरीके की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और कैसे वो टारगेट इतना पिन पॉइंटेड करते हैं? एक्चुअली जो हमारे गनर्स हैं आर्टिलरी के खासकर, उनको सब पता रहता है कि किस निशाने पे किसने एक्यूरेटली अपना मिसाइल पहुंचा सकते हैं। तो ये ट्रेंड है ऑलरेडी आर्मी वाले कि हाउ टू हिट दैट एग्जैक्ट पोजीशन टारगेट वहाँ पे, और उसके हिसाब से ही वो बिल्कुल उसी जगह पहुँचा देते हैं। तो मिसाइल जो है वो वहाँ पे टारगेट करके मारना कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर हमारे जवान सब अच्छे ट्रेंड हैं। तो जो ट्रेंड आदमी है वो बिल्कुल निशाने पे सही मारते हैं।
इसमें हमने रफ़ाल का इस्तेमाल किया है और जो मिसाइल्स गई हैं उनके वज़न के बारे में भी लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का वज़न उनका वज़न था। तो थोड़ी सी और विस्तार से बताएं कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, और 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, क्या एक साथ हमले किए जाते हैं? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स। वो कोऑर्डिनेशन चीफ लेवल पे करने के बाद फिर ऑपरेशनल लेवल पे होता है, जो कि कंट्रोल रूम के हिसाब से होता है। वहाँ से एयरफोर्स और आर्मी इकट्ठे ही ऑपरेशन ऑपरेट करती है और टारगेट में निशाना मारते हैं। और जहाँ तक बाय एयर है, उनके स्क्रीन पे आ जाता है एग्जैक्ट टारगेट जब वो टारगेट के ऊपर पहुँचते हैं। स्क्रीन पे आते ही व्हेन दे प्रेस द बटन द मिसाइल हिट द एग्जैक्ट टारगेट। इसीलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि कोई निशाना चूक जाए। वहाँ पे बिल्कुल सही टारगेट पे मारते हैं, बट दे मेक श्योर कि ये जहाँ पे हम मार रहे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली द लोकेशन जहाँ हमने नुकसान पहुँचाना है, ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी वगैरह उसमें ना हो। श्रीवास्तव साहब, आम तौर पर हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के पिछले बार का भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, दुश्मन देश पे जो हमला करते हैं या ठिकानों को नष्ट जो करते हैं, अक्सर इसका समय रात में ही क्यों चुना जाता है? साहब, ये तो एक लड़ाई का पुराना सिद्धांत है कि हम ऐसी जगह और समय का चुनाव करें जब शत्रु जो है वो अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पे रहे। तो रात को इस तरह का आक्रमण करने के पीछे यही बात है कि उस समय उनका स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस कम होगा, काफ़ी लोग सो रहे होंगे, वहाँ पे विजिबिलिटी कम होगी, और इन दोनों कारणों से हमारे जो आक्रामक जहाज़ हैं वो जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, और बिना किसी उनको प्रायर नोटिस के उनका विध्वंस भी कर सकते हैं। और ये जब हमला हुआ तो बिल्कुल दुश्मन देश को पता नहीं चले, उसको इसकी हवा भी नहीं लगे, ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? साहब, ये तो एक तो इंटेलिजेंस की बात है, दूसरा अपने जितने कम्युनिकेशन के स्रोत हैं उनको साइलेंट करना होगा, और तीसरे ऑपरेशन लेवल पे ये ज़रूरी है कि हम ऐसा वक्त या रास्ता चुने जहाँ पे उनके राडार या उनका जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो हमारे आक्रामक जहाज़ों की स्थिति या गति का पता न लगा सके। बिल्कुल, आइए सुनते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी क्या बताती हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आज क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दे रहे हैं, और ये एक प्रक्रिया है जब प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं और राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देते हैं। और इस ऑपरेशन का जो नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, ये भी प्रधानमंत्री ने स्वयं खुद ही इस नाम को चुना। श्रीवास्तव जी, आपसे और भी आगे ये जानना है कि आप तो कई देशों में रहे हैं, कई इस्लामिक मुल्कों में भी आप एम्बेसडर रहे हैं। इस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म
पाकिस्तान जानता है कि उसकी कुछ भी औकात एक तरीके से नहीं है। वो हर तरीके से फाइनेंस को लेकर समझिए या फॉरेन रिलेशंस को लेकर समझिए, हर तरीके से वो दरकिनार कर दिया गया है एक कोने में। फिर भी आखिर क्यों और क्या सोचकर वो ऐसी कार्रवाई अभी भी करते रहते हैं, जहां वो शरण देते हैं इस तरीके के आतंकवादियों को, आतंकवाद के ठिकानों को बनाते हैं, और अभी भी नहीं समझना चाहते? क्या वजह हो सकती है साहब? इसकी सबसे बड़ी वजह है जो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी 16 जुलाई की स्पीच में कहा, पाकिस्तान का नज़रिया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आगे कहा कि ये आइडियोलॉजी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, और उदाहरण उसका आइडियोलॉजी के नाम पे उन्होंने दिया टू नेशन थ्योरी। तो ये तो साहब उनका एक सोचने का तरीका है, जो उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण को किसी सकारात्मक कारण से नहीं किया है। उनका राष्ट्र निर्माण सिर्फ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत की बेसिस पे है। और ये बड़े मज़े की चीज़ है जो वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, और जिसकी वजह से जो उनकी सोच का एक प्रदर्शन करता है, उसको अस्वीकार ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान ने किया जो बांग्लादेश बन गया, उसको बलूचिस्तान ने भी अस्वीकार किया, उसको सिंध ने भी अस्वीकार किया, उसको पठानों ने भी अस्वीकार किया, और उसको मुहाजिरों ने भी अस्वीकार किया। ये वो मुहाजिर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, और उसका मैं उदाहरण दूंगा। मैं ख़ुद उस समय कराची में पोस्टेड था सन 92 में, जब ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान आर्मी ने मुहाजिरों के ख़िलाफ़ किया। तो ये बड़े अचंभे की बात थी कि जिन लोगों ने वो मुल्क बनाया वही पाकिस्तानी सेना का निशाना बन गए। तो फिर अगर कहा जाए तो ये पाकिस्तान और ख़ास तौर से पाकिस्तानी सेना की समझ, जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, और जो एक धार्मिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे बनी हुई है, उसका ही उदाहरण है। इसका कोई लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इस बात को जो दूसरे अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं स्वीकार करते हैं कि धर्म के नाम पे आप नफ़रत फैलाएं और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। जब भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, इसके बाद एक तरीके से इंफॉर्मेशन की, सूचनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। हर तरफ से सूचनाएं आती रहती हैं, और ख़ास करके ये कम्युनिकेशन का ज़माना है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तमाम सूचनाएं आ रही हैं। इसमें कई बार ये भी होता है कि मिस इन्फॉर्म्ड लोग भी हो जाते हैं। किसी ने कुछ किया, उसको आगे फॉरवर्डिंग हुई। तो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचा जा सकता है? क्या आम नागरिकों के लिए कुछ डूज डोंट्स हो सकते हैं? जैसे इसकी विज्ञापन भी आया, लोगों ने हमारे डिफेंस के पर्सोनल्स ने रिक्वेस्ट की है कि अगर कहीं आपके इलाके से आर्मी कॉन्वॉयज जा रहे हैं तो कृपया उन्हें फ़ोटो न लें, शूट न करें, और उसको अपने हैंडल पे तो बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि ऐसे में आप दुश्मन देश की मदद कर सकते हैं। कैसे बचें इस मिस इन्फॉर्मेशन से? साहब, इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचने का एक तो सबसे डायरेक्ट साधन है जो आप कर रहे हैं आकाशवाणी, कि हमारी सरकार और हमारे जो मीडिया हैं वो पब्लिक को पूरी खबर सच्चाई के साथ पेश करें, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। जब उनको ये सच्चाई अपने मीडिया से मिलेगी तो वो खुद जो मिथ्स या जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है, उसको रिजेक्ट करने की स्थिति में होंगे। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि लोग अपने पे भी कुछ नियंत्रण रखें, और जैसा आपने कहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, कुछ ऐसा ना उस पर कहें या करें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। नाथनियाल साहब, आपने
इस तरीके से बहुत गहराई से इसको देखा ऑपरेशन सिंदूर को और परखने की इसको कोशिश की कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ। साथ में कई ज़िलों में मॉक ड्रिल्स भी हो रहे हैं। आपने भी कई मॉक ड्रिल्स कराए होंगे अपने समय में। मॉक ड्रिल्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदे इसके होते हैं और क्या क्या करना चाहिए आम नागरिकों को मॉक ड्रिल्स के समय, सतर्कता कैसे बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो जो सिविल डिफेंस के अधिकारी है, सिविल डिफेंस तकरीबन सभी जिलों में है, तो सिविल डिफेंस वालों को ये उनका दायित्व बनता है कि पब्लिक को समझाएं, बीच में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दें, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, हॉस्पिटल में जाके, कि किस तरीके से अगर कोई ऐसे आपत्ति आती है तो किस तरीके से हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है। और जब तक सिविल डिफेंस वाले जाके हर एक को बताएं ना, पब्लिक भी वो समझ नहीं पाएगी क्या करना है ऐसे स्थिति में जब कोई आपत्ति वाली स्थिति बन जाती है। तो जरूरी है वो। और ये जो अटैक्स होते हैं ये जनरली सरप्राइज एलिमेंट से होता है। जैसे अभी पाकिस्तान पे किया है, वो समय इसलिए चुना जाता है कि सरप्राइज एलिमेंट में अगला एकदम सतर्क ना होने की वजह से मारा जाता है। तो यही वजह था कि सरप्राइज एलिमेंट को रखते हुए अचानक इवन हमारे देश के अंदर भी किसी को पता नहीं रहा होगा कि कब अटैक होने वाला क्या है, लेकिन उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट से एकदम अटैक किया, जिससे कि हमें काफ़ी कामयाबी मिली और हम इनके ठिकानों को नष्ट कर सके। तो सरप्राइज एलिमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी उसी तरीके से तैयारी करके रखनी चाहिए कि वो कहीं रात को या अर्ली मॉर्निंग, जनरली हमें टैक्टिक्स ऑफ वॉर में पढ़ाया जाता है कि जो अटैक करने का टाइम होता है बेस्ट इज़ बिटवीन 2 o'clock एंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इसीलिए हम लोग फौज में सब जगह अराउंड 4 o'clock सब खड़े हो जाते हैं सतर्क अपने पोस्टों में। वी कॉल इट स्टैंड टू। अपने जगह पे पोजीशन लेके रहते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद फिर वो अपने अपने जगह चले जाते हैं। अभी हम विपक्ष की भी बात कर रहे थे श्रीवास्तव साहब, और हमने देखा कि किस तरीके से सारे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया है और इसको लेकर भी पाकिस्तान में एक डर और दहशत का माहौल है कि जब भी देश की बात होती है, हमारी सेना ने हमारे देश का मस्तक ऊंचा किया है, और जब भी इस तरीके की बात होती है पूरा का पूरा विपक्ष एक सुर में बात करता है। ये भी भारत की शक्ति है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। वी गॉट अ कॉल टुडे, वी बीन इनवाइटेड टू द होल पार्टी मीटिंग टुमारो। श्रीवास्तव साहब, जब पूरा विपक्ष इस तरीके से, हमने सुना अभी राहुल गांधी को, जब पूरा विपक्ष इस तरीके से एक हो जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल सिनेरियो में किस तरीके का मैसेज जाता है और दूसरे कंट्री इसे कैसे रीड करते हैं? साहब, ग्लोबल लेवल से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा इसका सीधा असर पाकिस्तान पे पड़ता है कि उनको ये समझ में आ जाती है कि जो उनके सेनाध्यक्ष ने 2 नेशन थ्योरी की बात की जी, जिसका एक ही मकसद हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन्स बढ़ाएं और लोगों को भड़काया जाए। तो जब पूरा ऑपोजिशन और सरकार साथ आ जाते हैं जी, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि उनकी ये चाल नहीं चलेगी। बिल्कुल। कार्यक्रम सुर्खियों में आने के लिए आपका डीपी श्रीवास्तव साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम एमपी नाथनियाल साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने समय निकाला, हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत की आतंकवाद पर कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव और रक्षा विश्लेषक एमपी नथानियल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल
या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में